फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने इस सीरीज़ में, जिसमें हम 9th क्लास के सारी चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं हम कि ये बताइए हमारे और टेबल और रॉक में और हमारे में क्या डिफरेंस है। तो आप ये जानेंगे कि ये सारे नॉन लिविंग थिंग है और हम लिविंग थिंग है। हम लिविंग थिंग है तो हमारे अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, रिस्पिरेशन होता है, सेंसिटिविटी होता है, आपका ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रेशन, और ये सारे प्रोसेस हम करते हैं। नॉन लिविंग थिंग ये प्रोसेस नहीं करते। समझ में आया? तो लिविंग थिंग ये प्रोसेस करते हैं और नॉन लिविंग थिंग ये प्रोसेस नहीं करते हैं। तो इसको आप MRS ग्रीन से याद रख सकते हैं, मिस्टर ग्रीन से याद रख सकते हैं कि ये होता है। M से मूवमेंट, रिस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रीन से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सप्रेशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सेल क्या होता है। सेल के बारे में जानेंगे। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, मतलब ये बनावटी और काम करने की एक यूनिट है। से यूनिट मतलब सबसे छोटी चीज। आप देखेंगे कि ईंटों से घर बनता है, तो ईंट सबसे छोटी यूनिट हो गई, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक पिल है ये सबसे छोटी यूनिट हो गई इसकी। ठीक है, जैसे ओनियंस को देखते हैं तो ऐसा लगता है ईंटों का बना हुआ घर है। ठीक है, तो ये सेल की बनावट कुछ ऐसी होती है। सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं, जो छोटे फंक्शंस होते हैं, केमिकल्स फंक्शन होते हैं, जो शरीर के अंदर होते हैं, वो सारे काम आपके सेल से ही करते हैं। सेल डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? रॉबर्ट हुक का जन्म 1635 में हुआ था और 1703 में इनकी डेथ हो गई थी। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप से सेल की खोज करने की कोशिश की थी, और इन्होंने और जो छिलका होता है पेड़ का, उसमें सेल्स की खोज करी थी। वो डेड सेल था। ठीक है, फिर रॉबर्ट हुक के बाद जो था कि ल्यूइन हुक ने 1600 में क्या करी? लिविंग सेल की खोज करी। लिविंग सेल मतलब जो जिंदा सेल्स होती है माइक्रोस्कोप के बाद। ठीक है, ये देखो लिविंग सेल्स की आपको फोटो दिखाएं तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, बाकी यही, उसके बाद तो कई खोजें हुई और कई चीज़ों को खोज की गई और कई साइंटिस्ट आए उन्होंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के माध्यम से। ये तीनों ने मिलके सेल थ्योरी दी थी। जो सेल थ्योरी थी, उसका सेल थ्योरी का मतलब होता है, सेल थ्योरी में हमें ये मिला है कि ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग है वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं, और ये बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी जिंदगी का। ठीक है, और एक ही सेल में से नई, जो पुराने सेल होते हैं उसी में से कुछ नए सेल बनते हैं। सेल डिवीजन होता है। यूनिसेलर, मल्टी सेलर। पहले तो सेल साइज, सेल नंबर और सेल शेप। सेल नंबर होता है कि दो हिस्सों में बांटा हुआ है हमने, यूनिसेलर, मल्टी सेलर। इसमें ज़्यादा एक ही सेल होते हैं और इसमें हम डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे एनिमल और प्लांट जो है डिफरेंट सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ही कुछ आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलर से मिलकर बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमोइबा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सारे फंक्शन एक ही सेल्स करते हैं, इसमें डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट सेल्स करते हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे सेल साइज। सेल साइज जो होता है आपका डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे सबसे स्मॉल जो सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा है, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, और ओस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है, साइज बहुत बड़ा होता है इसका। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जो शेप होता है सेल का वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्यों होता है इसको जानेंगे हम। ठीक है, सेल्स इतना डाइवर्स इसलिए होता है उसके वर्क की वजह से। जैसा वर्क होगा वैसा उसका शेप होगा। ठीक है, जैसा वर्क होगा वैसा उसका शेप होगा। नर्व सेल का शेप ऐसा इसलिए है ताकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचा सके। स्पर्म का शेप ऐसा इसलिए है ताकि वो ज़्यादा दूर तक मूव कर सके। बोन का शेप ऐसा इसलिए है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चरल और मजबूती प्रोवाइड करा सके। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म जो है ये आपका जो ये लिक्विड दिख रहा है आपको, ये आपका क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, और ये हमें क्या करता है, इसमें कोई भी चीज आती है और जाती है, मतलब एंटर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन या फिर कार्बन हमारे सेल्स के अंदर आ रहा है, तो ये सब देखना किसका काम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। इसीलिए इसको सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी कहा जाता है।
समझ में आया? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमारे शरीर में एक्सचेंज होती है, किसके द्वारा होती है? दो प्रोसेस के द्वारा होती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में जो होता है मोलिकुलर्स, पार्टिकल्स और इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरी जगह होता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ आसमान में मिल जा रही है, किसी भी चीज़ में मिल जा रही है, ये सब डिफ्यूजन ही तो है, ठीक है। फिर आप कोई चीज़ सेल के अंदर जाती है तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और जो बाहर जाती है उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई गई है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जाना ही आपका डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा चीज़, ठीक है। ऑस्मोसिस आपका कहलाता है जो वाटर है, वाटर का आदान प्रदान, मतलब वाटर हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है, लोअर से हायर तक जाता है, हाईएस्ट से लोअर, तो इसको हम कहते हैं क्या? ओस्मोसिस, ठीक है। तो ओस्मोसिस के आपने पढ़ा है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी चीज है, किसी भी चीज का मूवमेंट, मोलिकुलर मूवमेंट जो हाई से लो तक होता है, और इसमें आपका किसका? सोल्यूट और सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है, ओस्मोसिस में। जैसे आप वाटर देखेंगे, जो आपका सोल्यूट है उसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, और जो आपका सोल्यूट है उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, और लो कंसंट्रेशन सोल्यूट। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन नहीं जाता है, हाई से लो जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर आपको ये दिखाया गया, ये सोल्यूट होता है, ये सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है, दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इसमें देख रहे हो आपकी सोल्यूट की मात्रा जो है वो बराबर है किसके? सॉल्वेंट के, तो ये आइसोटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक में आप देख रहे हैं कि सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है सॉल्वेंट से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोल्यूट की मात्रा कम है सॉल्वेंट से। जैसे हमारे शरीर में भी ऐसा होता है, हमारे शरीर से ज्यादा चीजें बाहर चली जाती है, बराबर होता है तो सेम रहता है हमारा सेल, ज्यादा होता है मतलब ज्यादा चीजें बाहर चली जाती है तो सिकुड़ जाता है हमारा सेल, और ज्यादा चीजें अंदर भी आ जाती है तो स्वेल हो जाता है, मतलब सूज जाता है। फिर आपको ये एंडोसाइटोसिस दिखा रखा है कि बाहर की चीजें जब हमारे सेल के अंदर चली जाती है तो इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फिर आपको ये पिक्चर दिखा रखी है कि इसकी स्ट्रेंथ, सेल वॉल में इतना स्ट्रेंथ इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और गैप नहीं होता तो इसलिए हार्ड होता है। और ये ऊपर से डेड सेल है, डेड सेल हमेशा हार्ड होते हैं। प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब किसके अंदर आते हैं? सेल वॉल के अंदर, जो प्रोटेक्शन करवाता है, मतलब प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, मतलब दूसरे प्लांटों से, फंगी से, बैक्टीरिया से। न्यूक्लियस के बारे में आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर आपका क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर ही आपका क्या होता है? डीएनए के अंदर आपका जीन्स होता है, जीन्स के अंदर आपके सारे जितने भी पेरेंट्स के जो मैसेज होते हैं वो होते हैं, जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट तक जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। द न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। यस, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका रिप्रोडक्शन में, और इट डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप, एक्सिस्ट एंड, मतलब सेल कैसे बढ़ेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसमें बिहेवियर क्या होगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इट डायरेक्ट द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ये केमिकल एक्टिविटी है, ये सारी चीजें केमिकल एक्टिविटी है। फिर आपका सेल टाइप दो टाइप के सेल होते हैं आपके, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिसका जो न्यूक्लियस होता है अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं जिसका न्यूक्लियस बिल्कुल अच्छे से डिफाइन होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस है, ये दो डिफरेंस आप नहीं देखना, ये दो डिफरेंस देख लेना, ठीक है। तो ये वीडियो होगी या बहुत लंबी, तो आगे का चैप्टर हम पूरा सॉल्व करेंगे आगे, मतलब इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो का साथ, और नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, और ऐसे ही शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए मेरे चैनल को, और मैं आपका सिलेबस पूरा करवाता रहूँगा।